गिल्ली डंडा। यह प्रेमचंद का अफ़साना है। उनके अफ़सानवी मजमूआ वारदात में शामिल। हमारे अंग्रेज़ी ख्वाह दोस्त माने या ना माने, मैं तो यही कहूँगा कि गिल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अब भी जब कभी लड़कों को गिल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोट पोट हो जाता है कि उनके साथ जाकर खेलने लगूँ। न लान यानी मैदान की ज़रूरत है, न शन गार्ड की, न नेट की, न बल्ले की। मज़े से किसी एक दरख्त की एक शाख काट ली, गिल्ली बनाई और 2 आदमी भी आ गए तो खेल शुरू हो गया। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब यह है कि उनके सामान बहुत महंगे होते हैं। जब तक कम अज़ कम 100 खर्च न कर कीजिए, खिलाड़ियों में शुमार ही नहीं हो सकता। यहाँ गिल्ली डंडा है कि बग़ैर हींग फिटकिरी लगे चोखा रंग देता है। लेकिन हम अंग्रेज़ी खेलों पर ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सब चीज़ों से ही हमें नफ़रत सी हो गई है। हमारे स्कूलों में हर एक लड़के से 3-4 रुपए सालाना सिर्फ खेलने की फ़ीस ली जाती है। किसी न किसी को यह नहीं सूझता कि हिंदुस्तानी खेल खिलाएं जो बगैर पैसे कौड़ी के खेले जाते हैं। अंग्रेज़ी खेल उनके लिए हैं जिनके पास रुपए हैं। बेचारे गरीब लड़कों के सर पर यह फजूल खर्चियाँ क्यों मुंडते हैं? ठीक है, गिल्ली से आँख फूट जाने का अंदेशा रहता है तो क्या क्रिकेट से सर फूट जाने, तिल्ली फट जाने, टांग टूट जाने का खदशा नहीं रहता? अगर हमारे माथे में गिल्ली का दाग लगा हुआ है तो हमारे कई ऐसे दोस्त भी हैं जो बल्ले से घायल होने का सर्टिफिकेट रखते हैं। खैर, यह तो अपनी अपनी पसंद है। मुझे गिल्ली डंडा सब खेलों से ज़्यादा पसंद है और बचपन की यादों में गिल्ली डंडा ही सबसे ज़्यादा शीरीं याद है। वह अली उल सुबह घर से निकल जाना और दरख्त पर चढ़कर टहनियाँ काटना और गिल्ली डंडे बनाना, वह जोश व खरोश, वह लगन, वह खिलाड़ियों के जमघटे, वह पिदाना और पिदना, वह लड़ाई झगड़े, वह बेतकल्लुफ़ सादगी जिसमें छूत छात और गरीब व अमीर की कोई तमीज़ न थी, जिसमें अमीराना चोंचलों का गुरूर और खुदनुमाई की गुंजाइश ही न थी। उसी वक्त भूलेगा जब घर वाले बिगड़ रहे हैं, वालिद साहब चौके पर बैठे रोटियों पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं, अम्मा की दौड़ सिर्फ दरवाजे तक है लेकिन उनके ख्याल में मेरा तारीक मुस्तकबिल टूटी हुई कश्ती की तरह डगमगा रहा है और मैं हूँ कि पिदाने में मस्त हूँ। न नहाने का ख्याल है न खाने का। गिल्ली है तो ज़रा सी, मगर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का लुत्फ़ भरा हुआ है। मेरे हम जोलियों में एक लड़का गया नाम का था, मुझसे 2-3 साल बड़ा होगा, दुबला लंबा, बंदरों की सी फुर्ती, बंदरों की सी लंबी लंबी उंगलियां, बंदरों की सी झपट। गिल्ली कैसी ही हो उस पर उस तरह लपकता है जिस तरह छिपकली कीड़ों पर लपकती है। मालूम नहीं उसके माँ बाप कौन थे, कहाँ रहता था, क्या खाता था, पर था हमारे गिल्ली क्लब का चैम्पियन। जिसकी तरफ वह आ जाए उसकी जीत यकीनी थी। हम सब उसे दूर से आता देखकर उसका इस्तकबाल करते थे और उसे अपना गवैया बना लेते थे। एक दिन हम और गया, दो ही खेल रहे थे। वह पिदा रहा था, मैं पिद रहा था। लेकिन कुछ अजीब बात है कि पिदाने में हम दिन भर मस्त रह सकते हैं, पिदना 1 मिनट का भी सहा नहीं जाता। मैंने गला छुड़ाने के लिए वह सब चालें चली जो ऐसे मौके पर खिलाफ कानून होते हुए भी काबिले माफ़ी हैं, लेकिन गया अपना दांव लेने लिए बगैर मेरा पीछा न छोड़ता था। मैं घर की तरफ भागा। मिन्नत समाजत और खुशामद का कोई असर न हुआ। गया ने मुझे दौड़कर पकड़ लिया और डंडा तान कर बोला, मेरा दांव देकर जाओ। पिदाया तो बहादुर बनकर पिदने के वक्त क्यों भागे जाते हो? तुम दिन भर पिदाओ तो मैं दिन भर पिदता रहूं? हाँ, तुम्हें दिन भर पिदना पड़ेगा। न खाने जाऊं तो न पीने जाऊं? हाँ, मेरा दांव दिए बगैर कहीं नहीं जा सकते। मैं तुम्हारा गुलाम हूँ? हाँ, तुम मेरे गुलाम हो।
मैं घर जाता हूँ, देखो तुम मेरा क्या कर लेते हो। घर कैसे जाओगे? कोई दिल लगी है? दाव दिया है, दाव लेंगे। अच्छा, कल मैंने तुम्हें अमरूद खिलाया था, वह रख दो। वह पेट में चला गया, निकालो पेट से। तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद? अमरूद तुमने दिया, तब मैंने खाया। मैं तुमसे मांगने न गया था। जब तक मेरा अमरूद न दोगे मैं दाव न दूंगा। मैं समझता था इंसाफ मेरी तरफ है। आखिर मैंने किसी गर्ज के लिए ही उसे अमरूद खिलाया होगा। कोई किसी के साथ बेगर्जाना सलूक करता है। भीख तक लोग गर्ज के लिए ही देते हैं। जब गया ने मेरा अमरूद खाया था तो फिर उसे मुझसे दांव लेने का क्या हक हासिल है? रिश्वत देकर तो लोग खून छुपा दे जाते हैं। वह मेरा अमरूद यूं ही हजम कर जाएगा। अमरूद पैसे के पाँच वाले थे, जो गया के बाप को भी नसीब न होंगे। यह सरासर बेइंसाफ़ी है। गया ने मुझे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मेरा दाव देकर जाओ। अमरूद समरूद मैं नहीं जानता, मुझे इंसाफ का ज़ोर था। मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहा था, वह मुझे जाने न देता था। मैंने गाली दी, उसने उससे भी सख्त गाली दी, और गाली ही नहीं दी, एक चांटा जमा दिया। मैंने उसे दांत काट लिया। उसने मुझे पीठ पर डंडा जमा दिया। मैं रोने लगा। गया मेरे उस हथियार का मुकाबला न कर सका, भागा। मैंने फ़ौरन आंसू पोंछ डाले, डंडे की चोट भूल गया और हंसता हुआ घर पहुंचा। मैं थानेदार का लड़का एक नीच जात के लौंडे के हाथों पिट गया। यह मुझे उस वक्त भी बेइज्जती का बाइस मालूम हुआ, लेकिन घर में किसी से शिकायत नहीं की। उन्हीं दिनों वालिद साहब का वहाँ से तबादला हो गया। नई दुनिया देखने की खुशी में ऐसा फूला कि अपने हमजोलियों से जुदा होने का बिल्कुल अफसोस न हुआ। वालिद साहब अफसोस करते थे, यह बड़ी आमदनी की जगह थी। अम्मा जी भी बहुत अफसोस करती थीं, यहाँ पर सब चीज़ें सस्ती थी और मोहल्ले की औरतों से लगाव सा हो गया था। लेकिन मैं मारे खुशी के फूला न समाता था, लड़कों से शेखी बगाड़ता था। वहाँ ऐसे घर थोड़े ही हैं, ऐसे ऐसे ऊंचे मकान हैं, आसमान से बातें करते हैं। वहाँ के अंग्रेज़ी स्कूल में कोई मास्टर लड़कों को पीटते तो कैद हो जाते। मेरे दोस्तों की हैरत से फैली हुई आंखें और मुतअज्जिब चेहरे साफ बतला रहे थे कि मैं उनकी निगाह में कितना ऊंचा उठ गया हूँ। बच्चों में झूठ को सच बना लेने की वह ताकत होती है जिसे हम जो सच को झूठ बना देते हैं नहीं समझ सकते। दोस्त कह रहे थे, तुम खुशकिस्मत हो भाई, जाओ, हमें तो इसी गांव में जीना भी है और मरना भी। 20 साल गुजर गए। मैंने इंजीनियरिंग पास की और किसी ज़िला का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में पहुंचा और डाक बंगले में ठहरा। उस जगह को देखते ही उस कदर दिलकश और शीरीं याद ताज़ा हो उठी कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर को निकला। आंखें किसी प्यासे मुसाफिर की तरह बचपन के उन मकामात को देखने के लिए बेताब थीं जिनके साथ कितनी ही यादगारें वाबिस्ता थीं। लेकिन उस मानूस नाम के अलावा वहाँ कोई शनासा न मिला। जहाँ खंडर थे वहाँ पक्के मकानात खड़े थे। जहाँ बरगद का पुराना दरख्त था वहाँ अब एक खूबसूरत बागीचा था। उस जगह की काया पलट हो गई थी। अगर उसके नाम व निशान का इल्म न होता तो मैं उसे पहचान भी न सकता। वह पुरानी यादगारें बाहें फैला फैला कर अपने पुराने दोस्तों को गले लिपटने के लिए बेकरार हो रही थी। मगर वह दुनिया बदल गई थी। जी चाहता था कि उस ज़मीन से लिपट कर रोऊं और कहूं, तुम मुझे भूल गई, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारी याद ताज़ा है। अचानक एक खुली जगह मैंने 2-3 लड़कों को गिल्ली डंडा खेलते देखा। एक लम्हे के लिए मैं अपने आप को बिल्कुल भूल गया मैं एक ऊंचा अफसर हूँ। साहबी ठाठ में रौब और अख्तियार किए लिबास में जाकर एक लड़के से पूछा, क्यों बेटे, यहाँ कोई गया नाम का आदमी रहता है?
एक लड़के ने गिल्ली डंडा समेट कर सहमे हुए लहजे में कहा, कौन गया? गया चमार? मैंने यूं ही कहा, हाँ हाँ वही। गया नाम का कोई आदमी है तो शायद वही हो। हाँ है तो ज़रा उसे बुला सकते हो? लड़का दौड़ा गया और जल्दी एक 5 हाथ के काले देव को साथ लिए आता दिखाई दिया। मैंने दूर से ही पहचान लिया। उसकी तरफ लपकना चाहता ही था कि उसके गले लिपट जाऊं, मगर कुछ सोच कर रह गया। बोला, कहो मुझे पहचानते हो? गया ने झुककर सलाम किया। हाँ मालिक, भला पहचानूंगा नहीं? आप मज़े में रहे? बहुत मज़े में। तुम अपनी कहो। डिप्टी साहब का साइस हूँ। माना, मोहन और दरगाह ये सब कहाँ हैं? कुछ खबर है? माना तो मर गया, मोहन और दरगाह दोनों डाकिये हो गए हैं। आप? मैं ज़िला का इंजीनियर हूँ। सरकार तो पहले ही बड़े ज़हीन थे। अब कुछ गिल्ली डंडा खेलते हो? गया ने मेरी तरफ सवाल की आंखों से देखा। गिल्ली डंडा क्या खेलूँगा सरकार? अब तो पेट के धंधे से ही छुट्टी नहीं मिलती। आओ आज हम तुम्हें खेलें। तुम पिदाना, हम पी देंगे। तुम्हारा एक दाव हमारे ऊपर है, वह आज ले लो। गया बड़ी मुश्किल से राज़ी हुआ। वह ठहरा टके का मज़दूर, मैं एक बड़ा अफसर। मेरा और उसका क्या जोड़? बेचारा झेप रहा था, लेकिन मुझे भी कम झेप न थी। इसलिए नहीं कि मैं गया से खेलने जा रहा था, बल्कि लोग उस खेल को अजूबा न समझकर उसका तमाशा बना लेंगे और अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी। उस भीड़ में वलुत्फ़ कहाँ रहेगा? लेकिन खेले बगैर तो रहा नहीं जाता। आखिर फैसला हुआ दोनों बस्ती से बहुत दूर तन्हाई में जाकर खेलें। वहाँ कोई देखने वाला बैठा होगा। मज़े से खेलेंगे और बचपन की उस मिठाई का खूब मज़ा लेकर खाएंगे। मैं गया को लेकर डाक बंगले पहुँच आया और मोटर में बैठकर दोनों मैदान की तरफ चले। साथ एक कुल्हाड़ी ले ली। मैं मतानत के साथ यह सब कुछ कर रहा था, मगर गया अभी तक मजाक समझ रहा था। उसके चेहरे पर खुशी और बलबले का कोई निशान न था। शायद हम दोनों में जो फ़र्क हो गया था वह उसे सोचने में महू था। मैंने पूछा, तुम्हें कभी हमारी याद आती थी गया? सच कहना। गया झेपता हुआ बोला, मैं आपको क्या याद करता हुजूर? किस लायक हूँ? किस्मत में कुछ दिन आपके साथ खेलना लिखा था, नहीं तो मेरी क्या गिनती। मैंने कुछ उदास होकर कहा, लेकिन मुझे तो तुम्हारी याद बराबर आती थी। तुम्हारा वह डंडा जो तुमने तान कर जमाया था, याद है ना? गया ने शर्माते हुए कहा, वह लड़कपन था सरकार, उसकी याद न ला दिलाओ। वाह, वह मेरे उन दिनों की सबसे रसीली याद है। तुम्हारे उस डंडे में जो रस था वह अब इज़्ज़त और बड़ाई में पाता हूँ, न दौलत में। कुछ ऐसी मिठास थी उसमें कि आज तक उससे मन मीठा होता रहता है। इतनी देर में हम बस्ती से कोई 3 मील निकल आए थे। चारों तरफ सन्नाटा था। मगरिब के तरफ कोसों तक भीम ताल फैला हुआ था, जहाँ आकर किसी वक्त हम कंवल के फूल तोड़ने जाते थे और उसके झुमके बनाकर कानों में डाल लेते थे। जून की शाम केसर में डूबी चली आ रही है। मैं लपक कर एक दरख्त पर चढ़ गया और एक शाख काट लाया। झटपट गिल्ली डंडा बन गया। खेल शुरू हो गया। मैंने राब में गिल्ली रख कर उछाली। गया के सामने से निकल गई। उसने हाथ लपकाया जैसे मछली पकड़ रहा हो। गिल्ली उसके पीछे जा गिरी। यह वही गया था जिसके हाथों में गिल्ली जैसे आप जाकर बैठ जाती थी। वह अपने दाएं बाएं कहीं हो, गिल्ली उसकी हथेली में ही पहुंचती थी। जैसे गिल्लियों पर उसने जादू करके उन्हें बस में कर लिया। नई गिल्ली, पुरानी गिल्ली, छोटी गिल्ली, बड़ी गिल्ली, नोकदार गिल्ली, सभी उससे हिल जाती थी। गोया उसके हाथ में कोई मिकनातीसी ताकत है जो गिल्लियों को खींच लेती है। लेकिन आज गिल्ली को इससे वह मोहब्बत नहीं रही। फिर तो मैंने पिदाना शुरू किया। मैं तरह तरह के फरेब कर रहा था। मश्क की कमी बेईमानी से पूरी कर रहा था। दांव पूरा होने पर भी मैं खेलने जाता था। हालांकि कायदे के मुताबिक गया की बारी आनी चाहिए थी।
गिल्ली पर हल्की चोट पड़ती और वह ज़रा ही देर पर गिर पड़ती तो मैं लपक कर उसे खुद ही उठा लेता और दोबारा टल लगाता। गया यह सारी बेकायदगियाँ देख रहा था मगर न बोलता था, गोया उसे वह तमाम कायदे कानून भूल गए हों। उसका निशाना कितना बेखता था। गिल्ली उसके हाथ से निकलकर टन से डंडे में आकर लगती थी। उसके हाथ से छूटकर उसका काम था डंडे से टकरा जाना, लेकिन आज वह गिल्ली डंडे में लगती ही नहीं। कभी दाहिने जाती, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे। आधा घंटा पिदाने के बाद एक बार गिल्ली डंडे में आ लगी। मैंने धंधाली की। गिल्ली डंडे में नहीं लगी, पास से गई लेकिन लगी नहीं। गया ने किसी किस्म की नाराज़गी का इजहार न किया। न लगी होगी, डंडे में लगती तो क्या मैं बेईमानी करता? नहीं भैया, तुम भला बेईमानी करोगे? बचपन में मजाल थी कि मैं ऐसा घपला करके जीतता बचता। यही गया मेरे गर्दन पर चढ़ बैठता, लेकिन आज मैं उसे कितनी आसानी से धोखे दिए चला जाता था। गधा सारी बातें भूल गया। अचानक गिल्ली डंडे में लगी और इतने ज़ोर से लगी जैसे बंदूक छूटी हो। उस सबूत के मुकाबिल अब किसी तरह का फ़रेब चलने का मुझे उस वक्त हौसला न हो सका, लेकिन क्यों न एक बार सच को झूठ बनाने की कोशिश करूं। मेरा हर्ज ही क्या है? मान गया। वाह वाह, वरना दो चार हाथ पिदना ही तो पड़ेगा। अंधेरे के बहाना करके गला छुड़ा लूँगा, फिर कौन दांव देने आता है? गया ने फातिहाना अंदाज से कहा। लग गई, टन से बोली। मैंने अनजान बनने की कोशिश करते हुए कहा, तुमने लगते देखा? मैंने तो नहीं देखा। टन से बोली है सरकार, और जो किसी ईंट में लग गई हो। मेरे मुंह से यह फुकरा उस वक्त कैसे निकल गया, उस पर मुझे खुद हैरत है। उस सच्चाई का झुठलाना ऐसा ही था जैसे दिन को रात बताना। हम दोनों ने गिल्ली डंडे में ज़ोर से लगते देखा, लेकिन गया ने मेरा कहना मान लिया। हाँ सरकार, किसी ईंट से लगी होगी। डंडे में लगती तो इतनी आवाज़ ना आती। मैंने फिर पिदाना शुरू किया, लेकिन उस वक्त साफ और सरीह धोखा देने के बाद गया की सादगी पर मुझे रहम आने लगा। इसलिए जब तीसरी बार गिल्ली डंडे में लगी तो मैंने बड़ी फराख दिली से दाव देना तय कर लिया। गया ने कहा, अब तो अंधेरा हो गया है भैया, कल पर रखो। मैंने सोचा कल बहुत सा वक्त होगा, ये न जाने कितनी देर पिदाएगा, इसलिए उस वक्त मामला साफ कर लेना अच्छा होगा। नहीं, अभी बहुत उजाला है, तुम अपना दाव ले लो, गिल्ली सूझेगी नहीं, कुछ परवाह नहीं। गया ने पिदाना शुरू किया, लेकिन अब उसे बिल्कुल मश्क न थी। उसने 2 बार टिल लगाने का इरादा किया, लेकिन दोनों ही बार चूक गया। 1 मिनट से कम में वह अपना दांव पूरा कर चुका। बेचारा घंटा भर पिदा, लेकिन 1 मिनट में ही अपना दांव खो बैठा। मैंने अपने दिल की वसअत का सबूत दिया। एक दांव और ले लो, तुम तो पहले ही हाथ में खींच गए। नहीं भैया, अब अंधेरा हो गया है, तुम्हारी मश्क छूट गई। क्या कभी खेलते नहीं हो? खेलने का वक्त ही कहाँ मिलता है भैया। हम दोनों मोटर पर जा बैठे और चराग जलते जलते पड़ाव पर पहुँच गए। गया चलते चलते बोला, कल यहाँ गिल्ली डंडा होगी, सभी पुराने खिलाड़ी खेलेंगे। तुम भी आओगे? जब तुम्हें फुर्सत हो सब खिलाड़ियों को बुला लो। मैंने शाम का वक्त दिया और दूसरे दिन मैच खेल देखने गया। कोई 10 आदमियों की मंडली थी। कई मेरे लड़कपन के साथी निकले, मगर बेशतर नौजवान थे जिन्हें मैं पहचान न सका। खेल शुरू हुआ। मैं मोटर में बैठा तमाशा देखने लगा। आज गया का खेल और उसकी करामात देखकर मैं दंग रह गया। वह टिल लगाता तो गली आसमान से बातें करती। कल किसी वह झिझक, वह हिचकिचाहट, वह बेदिली आज न थी। लड़कपन की जो बात थी आज उसने उसे कमाल मेराज तक पहुंचा दिया। कल इसने मुझे इस तरह पिदाया होता तो मैं ज़रूर रोने लगता। उसके डंडे की चोट खाकर गिल्ली 200 गज़ की खबर लाती थी। पिदाने वालों में एक नौजवान ने कुछ बेउनवानी की। उसका दावा था कि मैंने गिल्ली दबोच
दबोच ली है। गया का कहना था कि गिल्ली ज़मीन से लगकर उछली है। उस पर दोनों में ताल ठोकने की नौबत आई। नौजवान दब गया। गया का तमतमाता हुआ चेहरा देखकर वह डर गया। मैं खेल में न था, मगर दूसरों के उस खेल में मुझे वही लड़कपन का लुत्फ़ आ रहा था जब हम सब कुछ भूल कर खेल में मस्त हो जाते थे। अब मुझे मालूम हुआ कि गया कल मेरे साथ खेला नहीं, सिर्फ खेलने का बहाना किया। उसने मुझे काबिल रहम समझा। मैंने धंधाली की, बेईमानियाँ की। उसे ज़रा भी गुस्सा न आया। उसलिए वह खेल न रहा था, मुझे खिला रहा था, मेरा जी रख रहा था। वह पिदाकर मेरा कचूमर निकालना नहीं चाहता था। मैं अब अफसर हूँ। यह अफसरी मेरे और उसके दरमियान अब दीवार बन गई है। मैं अब उसका लिहाज पा सकता हूँ, अदब पा सकता हूँ, लेकिन उसका हमजोली नहीं बन सकता। लड़कपन था तब मैं उसका साथी था, अब मैं कोई भेद न था। हम में कोई भेद न था। यह ओहदा पाकर अब मैं उसके रहम के काबिल हूँ। वह अब मुझे अपना जोड़ नहीं समझता। वह बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ। अफसाना ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।